So let's begin with AWS official content and हम स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है फंडामेंटल एक क्वेश्चन से, और उसके बाद हम आगे मोर एंड मोर डीप चलते जाएंगे। तो मैंने आपसे ऑलमोस्ट पहली क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में से दिया था आपको। देखो, किसी भी बिजनेस के लिए अगर आप उसे बोलोगे कि कोई चीज बाय करनी है, ठीक है, कंपेयर टू उसको बोलोगे कि ये चीज रेंट करनी है, एनी बिजनेस बिग और स्मॉल दे विल प्रेफर रेंट बिकॉज इसमें अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। सेम गोज एप्लीकेबल फॉर इवन कंप्यूटर रिसोर्सेज। जैसे हम अगर सपोज करते हैं, बिल्कुल बेसिक बात करते हैं, देखो आप बिजली यूज करते हो, राइट? तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, इसको करने के दो तीन तरीके हैं आपके पास। मतलब वैसे तो आप बोलोगे ठीक है हमारे पास तो एक ही तरीका है, बट अगर हम सोचें तो हमारे पास ब्रॉडली दो तरीके तो हैं। एक तरीका मेरे पास क्या है कि मैं जेनसेट लेता हूँ, ठीक है, मे बी डिपेंडिंग अपॉन मेरी रिक्वायरमेंट कितनी, में भी 4 लाख का, 5 लाख का, और फिर मैं उसमें डीजल डालते जाता हूँ, वो बिजली बनाता जाएगा, मैं बिजली लगाता जाऊंगा और यूज करते जाऊंगा, ठीक है। विच यू नो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल यूज, राइट? ये मतलब एज अ फेलोवर मैकेनिज्म यूज होता है, बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हम इस तरीके से बिजली बनाने का काम नहीं करते। क्यों? इसमें देखो प्रॉब्लम्स क्या है। इसका दूसरा काउंटर पार्ट क्या है? इसका दूसरा काउंटर पार्ट है कि आप बिजली विभाग से अपने इलेक्ट्रिसिटी का एक कनेक्शन ले लेते हो, राइट? एंड फिर आप उसे यूज करते चलते हो, एंड जैसे जैसे मंथली बिल आता जाता है आप बिल पे करते जाते हो, राइट? लगभग आप देखोगे ना, अगर हम सीधा सीधा कंपैरिजन करें ऑन प्रीमिसेस और क्लाउड, इन दोनों में डिफरेंस ऐसा ही है। जेनसेट खरीदने वाला काम, ऑन प्रीमिसेस लगाने वाला काम, कि हम अपने प्रीमिसेस में जैसे कोई भी नेटवर्क बिल्ड करना है, तो देखो आप कंप्यूटर्स लेते हो फंडामेंटली, कुछ एंड डिवाइसेस में भी आईपी फोन्स, पीसी वगैरह जो भी लोगे, उनको आप स्विच से जोड़ोगे, ठीक है। अगर आप नेटवर्किंग बैकग्राउंड से नहीं हो सकता है आपको थोड़ा स्विच का आइडिया ना आए, मैं आपको ये दिखाता भी चलता हूँ, थोड़ा हम क्लैरिफिकेशन रखेंगे। तो जैसे मैं सिस्को का ढूंढ रहा हूँ, बट बाकी स्विचेस भी लगभग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो मतलब इस पे देखोगे बहुत सारे नेटवर्क कार्ड हैं, राइट? जैसे आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में एक नेटवर्क कार्ड होता है, और अलग अलग साइज और शेप के आते हैं। मतलब ये तो आपको लग रहा होगा कि एक पिज्जा बॉक्स शेप में ही आता है लगभग, मतलब, बट और स्विचेस भी आते हैं। जैसे आप अगर ऐसे देखोगे, ठीक है, हट्टे कट्टे बड़े बड़े, ठीक है। सो हमने खैर इसमें नहीं जाना, बट अगर हमें सिंपली ऑन प्रीमिसेस डिप्लॉय करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कनेक्टिविटी करनी, तो हमें नेटवर्क इक्विपमेंट्स भी यूज करने पड़ेंगे, राइट? जैसे स्विच लेंगे, स्विच जब भी मैं बनाऊं तो आपके दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए, स्विच मतलब वो बिजली ऑन ऑफ करने वाला स्विच मत सोच लेना, ठीक है। देन आप एक राउटर लगाते हो, ठीक है, और मे बी इस नेटवर्क से बाहर निकालने के लिए इन्हें एक वो डिवाइस लगाते हैं, जो हमने इमेज ऑलरेडी देख चुके हैं राउटर की, ठीक है। तो अगर हम उसके आगे बात करें, मे बी आप फायरवॉल लगाओगे, ठीक है। कॉमनली किसी भी नेटवर्क के एज पे आप फायरवॉल लगाते हो, ठीक है, ताकि आप डिफाइन कर सको क्या इन आ सकता है, क्या आउट जा सकता है, ठीक है। अब एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं, देखो मुझे कुछ चीजें सपोज करते हैं अपने यहाँ पोस्ट करनी है, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ सर्वर्स बाय करूंगा, मे बी एचपी के, डेल के, सिस्को के, ठीक है। वो सर्वर्स कहाँ कनेक्ट करूंगा, स्विच पे कनेक्ट करूंगा फिर से, राइट। अब यहाँ पे ये डिवाइसेस को हम क्या करेंगे, हम रैक माउंट करेंगे, मतलब एक थोड़े थोड़े आपको विजुअलाइजेशन इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो जिन्होंने ये ऑन प्रेमिसेस कभी देखा नहीं, क्योंकि जब वो नहीं देखा हो तो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट कि मतलब डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। सो ऐसे मैं ऐसे ही सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के आप मतलब रैक्स लेके उन पे डिवाइसेस को माउंट कर देते, ठीक है, बस देते, ठीक है। और सर्वर्स लगा सकते हैं हम, ऐसे हम राउटर्स लगा सकते हैं, स्विचेस लगा सकते हैं। फिर इसमें पीछे पावर स्ट्रिप लगेगी सो दैट कि इसमें पावर की रिडंडेंसी रहे, ठीक है। देखो रिडंडेंसी हर तरह की चाहिए हमें, ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ आपने 2 सर्वर लगा दिए एक की जगह की भैया रिडंडेंसी हो गई। और फिर क्या किया जी, जहां बिजली देने की बात आई वहां पे आपने क्या किया, ये सारा कुछ एक ही प्लग में डाल दिया और बाद में ये पावर स्ट्रिप ही सड़ गई ज्यादा बिजली आने की वजह से, या फ्यूज उड़ गया या कुछ भी हो गया, राइट। तो मतलब क्या है कि ऑन प्रेमिसेस में आपको नेटवर्क इक्विपमेंट्स के अलावा सर्वर्स, फिर इसके अंदर अगर हम बात करें खाली उस डब्बे से तो कुछ होगा नहीं, राइट। अब इस डब्बे पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम ओएस डालेंगे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम जो एप्लीकेशन पोस्ट कर रहे हैं अपने प्रेमिसेस में, ठीक है, इसे हम जोड़ देंगे कहीं अपने नेटवर्क से। इसमें ओएस डालोगे आप, विंडोज सर्वर, लिनक्स, कुछ इस तरह का। फिर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने पड़े आपकी एप्लीकेशन के लिए। इस ओएस के अपडेट्स के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑन प्रेमिसेस केस में आप ही। और यहाँ पे ये सारा कुछ करते हुए आप ये मान के चलो खाली डिवाइसेस नहीं चाहिए, आपको एक टीम भी चाहिए अलग अलग लोगों की, कुछ विंडोज सर्वर वाले, कुछ नेटवर्क वाले, राइट, कुछ जनरल आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाले, ठीक है। तो ये सिमिलर कंसेप्ट आप इससे रिलेट कर सकते हैं जेनसेट से। क्यों, जैसे जेनसेट खराब हो गया, कोई पार्ट चाहिए, रिपेयर करवाना है, ये सब आपकी जिम्मेदारी। बिजली का कनेक्शन लेके आप निश्चिंत हो जाते हो, राइट। मतलब एज अ कस्टमर वो डिपेंड करता है वैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितना अच्छा है, बट ऑन होल यू डोंट नीड टू वरी अबाउट भाई तार कट गई टूट गई, वो बिजली सप्लाई करने वाले देखेंगे, राइट। सबसे बड़ा मोटा इजी इजी डिफरेंस लेमैन टर्म्स में आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सेम चीज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं। क्लाउड मतलब असल में कोई बादल तो नहीं है, बट आप किसी और को ये कह रहे हो, जैसे अमेजन वाले हैं, ठीक है। तो अमेजन वालों ने ऑलरेडी बहुत सारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकली, मतलब रैक्स ऑफ डिवाइसेस, सर्वर्स, सारी अलग अलग इक्विपमेंट अपने यहाँ प्रेमिसेस में अलग अलग जगहों पे, वो भी ग्लोबली बना रखे हैं। और वो आपको इसी चीज की सर्विस देते हैं कि जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से यहाँ पे डिवाइसेस अपने पर आवर बेसिस पे यूज करो। और अमेजन इसके लिए कहता भी है कि पे एज यू गो मॉडल, ठीक है। पे एज यू गो मॉडल का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप यूज करोगे उस हिसाब से आप पे करोगे। मतलब सपोज करते हैं मेरा बिजनेस बढ़ गया और मुझे एक सर्वर की जगह 4 सर्वर चाहिए, मैं एक्सपेंड करूंगा, उतना पे करूंगा। अब मे बी
ये मेरे पीक बिजनेस आवर्स आए थे या पीक बिजनेस सीजन आया था, मे बी जैसे सपोज करते हैं मेरा काम है लोगों के लिए, ऐसे ले लो जैसे आपने रिसेंटली देखो कोविड के लिए ना कोविन प्लेटफॉर्म देखा होगा, ठीक है। अब जैसे registrations open हुई 18 to 44, there comes a time when sometimes there will be too much traffic coming in, ठीक है, राइट। तो जैसे रजिस्ट्रेशंस ओपन की तो यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ ज्यादा सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी। बट जैसे जैसे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, आपको फालतू में ये सर्वर्स रख के और कोई फायदा नहीं है ना। तो क्लाउड का ये फायदा है, ठीक है, कि आप इस चीज को टर्न ऑफ, इसको स्केल अप या स्केल डाउन भी कर सकते हो। और इसी को सेम चीज को अगर आपने ऑन प्रेमिसेस किया हो, तो ऑन प्रेमिसेस के केस में क्या करना पड़ता है, आपको या तो ओवर प्रोविजन करना पड़ेगा, राइट, कि वर्स्ट केस सिनारियो मेरे पास इतने सर्वर लगेंगे। ओवर प्रोविजन मतलब आपने एक्स्ट्रा सर्वर्स लगा के रखा। अब ओवर प्रोविजनिंग में नुकसान क्या है, आपने इमीडिएट बेसिस पे कॉस्ट लगा दी अपनी, राइट, सर्वर्स खरीद लिए, वो यूज होंगे नहीं होंगे बाद में देख सकते है ना, बट कॉस्ट तो लग गई, हो सकता है यूज ही नहीं आए। सिमिलर वे में आप अंडर प्रोविजनिंग भी कर सकते हो सकता है आप बोलो आपके एस्टिमेट के हिसाब से नहीं भाई मेरे को तो लगता है 4 ही सर्वर सफिशिएंट रहेंगे, और एकदम से यूटिलाइजेशन बढ़ गई और अब आपको चाहिए 6 सर्वर्स 8 सर्वर। अब ऐसा इमीडिएट बेसिस पे तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते ना आईटी स्टाफ को भाई जाओ सर्वर खरीदो और लगा दो, क्योंकि ये भी एक लंबा प्रोसेस है। आप अगर इस ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट को भी देखोगे ना, मतलब थोड़ी ईमेल बाजी होती है, फिर लोग कोटेशन देते हैं आपको कि ये सर्वर इतने का दूंगा, फिर आप 2-3 जगहों से कोटेशन लेते हो, राइट, क्योंकि महंगी चीजें ऐसी ही खरीदी जाती है किसी भी कंपनी के लिए, राइट। तो फिर कोटेशन से एक परचेज ऑर्डर निकलेगा फाइनली किसी एक वेंडर के लिए, फिर वो उसके 4-6 हफ्ते के अंदर आपको वो माल डिलीवर करेगा, जो भी वो राउटर स्विचेस सर्वर वगैरह जो भी होंगे, फिर वो आप डिप्लॉय करने के लिए आईटी टीम को दोगे। कंपेयर टू दैट क्लाउड कंप्यूटिंग में इट इज वेरी इजी टू डिप्लॉय थिंग्स, ठीक है। तो आगे चलते चलते हैं साथ साथ में, ऐसे हम नहीं तो एक ही स्लाइड पे मैं सारा एडब्ल्यूएस समझा दूंगा आपको। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, देखो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ सर्विस और सेट ऑफ सर्विस, ठीक है। ऑन डिमांड मतलब जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं वाया प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट। तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, आप इनमें से किसी क्लाउड प्रोवाइडर के पास, इवन और भी हैं, बट आप ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा बड़ा AWS है, ठीक है। असल में ऐसा होता है ना, इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी इनिशियली ज्यादा जल्दी देख ली थी, गूगल वाले और माइक्रोसॉफ्ट का ये है एज्यूर, ये थोड़ा कैचअप वाली गेम खेल रहे हैं, मतलब यू नो दे आर ट्राइंग टू कैच अप विद AWS इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड सर्विसेज, ठीक है। तो आप क्लाउड प्रोवाइडर से ऑन डिमांड सर्विस लेते हो और वो अपने जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है आपको अवेलेबल करवाता है। नॉट जस्ट कंप्यूटर रिसोर्सेज, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू गेट दैट सर्विस एंड गेट योर वर्क डन इफ यू डोंट रिक्वायर इट। ये ऐसा है, देखो पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, मैं एक और एग्जांपल आपको दूं तो जैसे जब मैं छोटा था, ठीक है, अभी तो शायद PS5 आ गया ना, ठीक है, तो प्ले स्टेशन बहुत महंगी गेम होती थी, तो जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं करते थे वो ना किसी दुकान पे जाके खेलते थे। ओके, आर्ली बेसिस या वो मतलब 10 रुपए का इतना, 20 रुपए का इतने घंटे, ठीक है, इस टाइप से। सो सेम चीज क्लाउड कंप्यूटिंग, सो यू यूज पे एज यू गो मॉडल, तो आप उतना ही पे करते हो जितना आप यूज करोगे, तो ये आर्ली बेसिस पे या
कई और बेसिस हैं, बाकी मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं सारा खत्म नहीं करता यहीं पे। देखो ट्रेडिशनल मॉडल क्या है। ट्रेडिशनल मॉडल ये है कि जैसे सपोज करो आपको कुछ काम करना पड़ता है, जैसे टैक्सेस कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो आप पैसे खर्च करोगे और कैलकुलेटर खरीद के लाओगे, ठीक है। वैसे ये एग्जांपल मुझे उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेटर एग्जांपल्स आपको दिए हैं। यार पैसे आप खर्चोगे, आपने कैलकुलेटर खरीद लिया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि आप कैलकुलेटर खरीद नहीं रहे हो, आप कैलकुलेटर रेंट पे ले रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप कैलकुलेटर रेंट पे लेने की बात करोगे यहाँ पे, तो आपको फायदा क्या है कि जैसे सपोज करते हैं टेक्नोलॉजी बदलती है, ठीक है, विद टाइम टेक्नोलॉजी बदलती है या कुछ नया आता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज लाइक यू आर रेंटिंग ए कैलकुलेटर इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कैलकुलेटर। तो अगर अपडेट्स आते हैं, कुछ नई चीज आती है, तो वो सपोज करो जैसे क्लाउड कैलकुलेटर है, ठीक है। अगर ये आप मान के चलो आप कोई एक वेबसाइट पे कैलकुलेटर यूज करते हो, वो सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, कई चीजें रन करेगा और आपके लिए ये इजी हो जाएगा कंपेयर टू अपफ्रंट कॉस्ट, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच में? देखो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ऐसा कई बार लोगों को लगता है कि ना क्लाउड ही बेस्ट है, ट्रेडिशनल बकवास है। मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करता इससे, ठीक है। मतलब मेरा ये मानना है कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर बिजनेस रिक्वायरमेंट इज, ठीक है। जैसे अगर आप बोलोगे घर खरीदना या घर रेंट पे लेने में बेटर ऑप्शन क्या है, अगर आप अपफ्रंट कॉस्ट बचाना चाहते हो तो घर रेंट पे लेना सेंस बनता है, राइट। और अगर आपको पता नहीं है अभी आगे मेरे को जरूरत होगी उस सिटी में, नहीं होगी, हो सकता है मैं सिटी ही शिफ्ट कर दूं, सिटी चेंज कर दूं। सिमिलरली इन द लॉन्गर रन समटाइम्स अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ी डिप्लॉयमेंट करनी हो तो घंटे के हिसाब से चार्जेस कई बार क्लाउड में ज्यादा पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लाउड इज बेस्ट फॉर एवरीथिंग, ठीक है। समटाइम्स इट मेक्स मोर सेंस टू हैव अ ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ऑल्दो ज्यादातर केसेस में अगर आप बोलोगे स्मॉलर बिजनेसेस के लिए इट मेक्स सेंस टू गो फॉर क्लाउड, स्मॉलर और इवन लार्ज एंटरप्राइजेस, बट डिपेंड्स ऑन थिंग्स। आगे मैं बताता चलूंगा आपको। देखो एडवांटेजेस क्या है ट्रेडिशनल में, यू आर द सोल ओनर ऑफ कैलकुलेटर, आप अपने हिसाब से खरीद रहे हो, आप ही ओनर हो, जब आपका मन आता है आप तब यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप ये डिसाइड करोगे मेरे को एचपी का लेना है, डेल का लेना है, सिस्को का लेना है, किसका सर्वर लेना है या किसका डिवाइस लेना है या कैलकुलेटर लेना है, ठीक है। एंड यू कैन यूज इट व्हेनेवर यू वांट विदाउट डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट, क्योंकि ये आपका ट्रेडिशनल है तो इसमें आपके पास ऑन प्रेमिसेस ये कंप्यूटर रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल। अब इसी में आप देखोगे ना, देखो एक टाइम होता है किसी चीज में ज्यादा ईज होने का। जैसे अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी देखोगे अब ज्यादा रिलायबल हो गई है, राइट। मतलब जैसे पहले आप अगर देखते तो अब आपको लगेगा यार ये आदमी बहुत ही बूढ़ा है, इतना नहीं हूँ, ठीक है। बट जब अगर मैं बात करूँ ना, मैंने इंटरनेट यूज करना शुरू किया था, ठीक है, तो डायल अप कनेक्शन होता था, ठीक है, 56 kbps का। मतलब वो बीएसएनएल लैंडलाइन की तार ना आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में डायरेक्ट लगा देते थे, फिर वो एक नंबर होता था उनका 172222 करके, वो डायल करते थे, फिर आपको 56 kbps का इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता था। और जब आपका वो चल रहा होता था तब आपको कोई फोन नहीं कर सकता था लैंडलाइन पे, और वो चार्जेस आपके डायल अप के हिसाब से होते थे। मतलब जब आपने ये डायल किया
और कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, जैसे आप कॉल के चार्जेस देते हैं ना, ठीक है। तो मेरे को किसी दोस्त ने सिखाया था, देन मैंने ये किया, और एक दो बार ऐसा हुआ कुछ ज्यादा ही बिल आ गया, फिर घर वालों से जूते भी बड़े पड़े थे। खैर चलो, वो किसी और दिन कहानी सुना। बट कहने का मतलब ये है कि अब आप अगर ऐसी चीज में इतने स्लो स्पीड के इंटरनेट कनेक्शन पे बोलोगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग करनी थी, तो ये टाइम नहीं था क्लाउड का, राइट? विद मोर एंड मोर बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी, एंड स्टिल देखो, हो सकता है आपको लगता हो कि यार बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी हर जगह अच्छी है। मैं इसमें एक चीज और बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग देता रहता हूँ। तो जैसे मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो अफ्रीका में किसी कंट्री में था, ठीक है। तो वो कहता हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी फास्ट नहीं होती, मतलब बिजनेसेस बिजनेसेस एज इन कंपनीज 2 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन लगा ले तो बड़ी बात है, ठीक है, 2 Mbps 4 Mbps। अब ऐसी जगह पे आप बोलोगे क्लाउड 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 करना, कई बार वो सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी, बट देखो, यू डिपेंड ऑन इंटरनेट हियर विद क्लाउड, यू डोंट डिपेंड ऑन इंटरनेट इन अ ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके ही प्रेमिसेस में होंगे ना कहीं। सो डिसएडवांटेज क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच को? अगर आपको सपोज करो कैलकुलेटर 1 मंथ के लिए चाहिए, बाकी पूरे साल के लिए आपको कोई काम नहीं है उसका, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा था, स्केलिंग अप और स्केलिंग डाउन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इजी विद क्लाउड कंप्यूटिंग अप्रोच, ठीक है। जैसे ये टैक्स लॉ बदल गए, कैलकुलेटर मान लो सपोज करो आपका कैलकुलेटर था पैट कैलकुलेट करने वाला, अब जीएसटी हो गया, फिर कुछ और तरीका हो गया कैलकुलेशन में, तो वो हार्डवेयर आपका किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। इस तरह की चीजें भी हो सकती है। अब आपको नया कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा कंपेयर टू दिस। अच्छा, इसका एक और डिसएडवांटेज ये है, आप रिस्पॉन्सिबल हो कैलकुलेटर की सिक्योरिटी के लिए, कैलकुलेटर चुराया नहीं जाएगा, फिजिकल सिक्योरिटी रखना उसकी, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबल है। अगर कैलकुलेटर डैमेज हो जाता है, आपके पास कोई बैकअप यूज के लिए नहीं होगा, ठीक है। और अगर सपोज करो आपके दोस्त को लंदन में पता नहीं क्यों चाहिए कैलकुलेटर, वो वहां नहीं खरीद सकता, पता नहीं लंदन कैसे पहुंच गया आपका दोस्त, तो फिर आपको वो इक्विपमेंट उठा के शिप करना पड़ेगा, राइट, और उसमें भी टाइम लगेगा। कंपेयर टू दिस, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग अप्रोच एडवांटेजेस, आप कैलकुलेटर एज अ सर्विस यूज कर रहे हो, जिस दिन चाहिए उस दिन यूज कर रहे हो, या जिन आवर्स भी चाहिए उन आवर्स आप यूज कर रहे हो, जब आपको नहीं चाहिए तब नहीं यूज कर रहे हो। मे बी आपकी रिक्वायरमेंट 100 रुपए खर्च करके ही सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि आपको एक ही दिन के लिए या 2 दिन के लिए चाहिए था कैलकुलेटर, जब आपको टैक्स कैलकुलेट करना, तो नेक्स्ट ईयर अगेन आप अपडेटेड सर्विस के लिए दोगे, ठीक है। ये वही कहानी है। और अगर ये, वैसे ये वाली बात आप बाद में समझोगे, इसको मैं अभी रीजन क्योंकि समझाने में नहीं जाना चाहता, ठीक है। और आपको कैलकुलेटर कहाँ रखना है इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैलकुलेटर की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो सिक्योरिटी के लिए भी आपको कैलकुलेटर की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, वो जो आपका प्रोवाइडर होगा वो देखेगा। एंड अगर आप बैकअप करना चाहते हो अपना डेटा, वो काफी जल्दी हो जाता है, ठीक है। एंड अगर आपके दोस्त को, लंदन वाले दोस्त को चाहिए, ठीक है, तो आप कैलकुलेटर उसको फ्यू क्लिक्स में कैसे दे सकते हो, क्योंकि वो एक्चुअली है ही कहाँ, वो आपके प्रेमिसेस में थोड़ी है कि आपने फिजिकली शिफ्ट करना है, वो है कहाँ, वो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फ्रॉम सम क्लाउड प्रोवाइडर। तो अगर मुझे सपोज करो एक विंडोज सर्वर का के लिए कंप्यूटर सोर्स देने हैं, जब वो है ही क्लाउड में, तो मैं सिंपली उसका एक्सेस, उसमें भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स बना के अपने दोस्त को दे दूंगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल एडवांटेजेस क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस रहता है, यू यूज पे पर यूज, और फ्यू क्लिक्स में आपका अवेलेबल रहता है, ठीक है। और आपको गैसिंग करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे मैं कह रहा था, आप ओवर प्रोविजनिंग कर सकते हो, अंडर प्रोविजनिंग कर सकते हो,
तो वो चीज भी आपको करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे हम आगे देखेंगे भी, यहाँ ना ये इलास्टिक इलास्टिक वर्ड बड़ा यूज करते हैं क्लाउड वाले। इलास्टिक क्यों? इलास्टिक स्ट्रेचेबल होता है ना। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे आप काफी सारी चीजों में जहाँ इलास्टिक वहां मिलेगा ना आपको वर्ड, किसी भी चीज के लिए एक्स वाई जी कुछ भी बोला है और उसके आगे इलास्टिक लिखा है ना, तो समझ जाना इसको स्केल अप करना स्केल डाउन करना बड़ा इजी काम है। इवन ऑटो स्केलिंग भी है यहाँ पे। आप जैसे ये चाहो कि मेरा सर्वर है, अगर इसका 50% सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है तो मेरे को ये चाहिए कि 2 और सर्वर चला देना या 1 और सर्वर चला देना, और अगर ये 50% आए तो 1 और चला देना। समझ रहे हो? तो मतलब यू कैन इजीली स्केल अप और स्केल डाउन। तो एडब्ल्यूएस क्यों? क्योंकि क्लाउड सर्विसेज में एक प्रोवाइडर लीडर है ये, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा आपका इंटरेस्ट पड़ेगा इससे। ये जैसे लोगों को ऑन प्रेमिसेस टू अपने क्लाउड पे माइग्रेट करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बना रखा है? इन्होंने ऐसा बना रखा है AWS स्नोबॉल। ये क्या है? ये डब्बा है। मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज करो मेरे पास बहुत सारा डेटा है एंड मैं उस डेटा को क्लाउड पे ही लेके जाना चाहता हूँ, मैं अपना डेटा सेंटर टू माइग्रेशन करना चाहता हूँ क्लाउड। तो ये डब्बा क्या है? आप ये डब्बा मंगा सकते हो अमेजन से। AWS मतलब अमेजन से ऑर्डर नहीं करना है, AWS से मंगाओगे। और इसमें क्या है? इसमें स्टोरेज है। आप इसको अपने इससे कनेक्ट करोगे, ठीक है। मतलब ये इनके इस तरह का डब्बा आता है, ठीक है। एंड उसके बाद आप इसमें बिजली लगाओगे और इसमें थ्रू नेटवर्क कनेक्टिविटी करोगे और इसको भरोगे। और रग्ड बॉक्स आता है, ठीक है। आई थिंक फायर रेजिस्टेंट और पता नहीं क्या क्या रेजिस्टेंट, शायद गोली वोली भी चला के देखी किसी ने। तो with this what you can do is you can fill this thing up and ship it to AWS। वो वहां पे इसको लगाएंगे। मतलब डेटा जब बहुत ज्यादा स्केल पे, ये देखोगे ये 80 टेराबाइट अप्लायंस है। जब बहुत ज्यादा आपको डेटा क्लाउड पे डालना हो, it will be sometimes difficult for you to upload it through internet connections, right? तो ये ऑप्शन है, ठीक है। और थोड़ा सा मामला और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बताता हूँ आपको। अब कोई कोई ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिनका इससे भी ज्यादा है डेटा, ठीक है। ये मैं वीडियोस चैट में डाल दूंगा, ठीक है, आप देख लेना। तो फुर्सत में देखना, अभी मत देखने बैठना, ठीक है। और इसको AWS स्नोबॉल कहते हैं, ठीक है। अब अगर किसी को इससे ज्यादा बड़ी डिप्लॉयमेंट माइग्रेट करनी हो ऑन प्रेमिसेस टू क्लाउड, तो वो क्या करेगा? तो इन्होंने एक स्नो मोबाइल भी बना रखी है, ठीक है। स्नो मोबाइल क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। क्या लगता है क्या होगा? हुँ? कितना बड़ा डब्बा कर दिया होगा? और ये एक्चुअली री इन्वेंट 2016 का वीडियो है, ठीक है। ये इनका सीईओ है एंडी जेसी। अब वैसे अमेजन का भी सीईओ यही है, जेफ बेजोस ने थोड़ा he has gone to some other projects। तो बड़ा डब्बा चाहिए होगा, राइट, ठीक है। तो बड़ा डब्बा करने के लिए इन्होंने क्या किया?
exabyte of data just seems completely out there. But an exabyte of data is insane. An exabyte of data is a lot more commonplace. You'd be surprised how many companies, large enterprises and successful startups, given the way they collect data, have exabytes of data. They say, well, I love snowball edges, but if I have an exabyte of data, I'm going to need like 10,000 of those snowball edges. And that's probably too many for us to want to manage. So is there something you can do that allow us to move exabytes of data so we can leverage the cloud as well? So we thought about that, though. That was a tricky one. And the first thing that came to mind was we're going to need a bigger box. ये देख रहे हो कंटेनर, ये 40 फुट लंबा कंटेनर है. मतलब अगर आपको चाहिए और आप ऑन प्रेमिसेस टू क्लाउड माइग्रेट करना चाहते हो तो ऐसी सर्विस भी देता है. ये ट्रक लेके आएंगे आपके पास, आपके डेटा सेंटर के साइड में खड़ा करेंगे, बोलेंगे भरो इसको हम लेके अपने AWS के डेटा सेंटर्स पे, आगे हम देखेंगे क्या टर्मिनोलॉजी, हम रीच एंड अवेलेबिलिटी जोन वगैरह कई चीजें वहां ले जाएंगे और फिर आप उसको यूज करो क्लाउड. ये 4 साल पहले का वीडियो है, अभी का नहीं है. अगर आपको लग रहा हो कि ये बड़ा लेटेस्ट है, 4-5 साल इनफैक्ट अब तो ऑलमोस्ट. ठीक है, दिसंबर तो आ ही जाएगा कोविड करते करते वापस. सो इस टाइप का मैं बस आपको ये क्यों बता रहा हूं, Why AWS? इन्होंने इतना इसको क्योंकि दे हैव बीन फर्स्ट, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बहुत ज्यादा इसको बड़े स्केल पे स्टार्ट कर दिया है. मतलब आप ये सोचो ना, इन्होंने अलग इवन इफ यू टॉक अबाउट यूएस गवर्नमेंट के लिए इन्होंने अलग क्लाउड भी बिल्ड किए सो दैट दे कैन एक्सेस सर्विसेज ऑन द गो. ठीक है, तो मैं बस ये क्लियर करना चाह रहा था कि भाई बाकी जो मर्जी पढ़ो आप क्लाउड में, आप बोलो मैंने एज्योर पढ़ा है, GCP पढ़ा है, और आप बोलो AWS इग्नोर किया है, तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा. ठीक है सर, बात यही पे आती है, क्वेश्चन यही है. फॉर एग्जांपल एज अ लर्नर मुझे अभी डिसाइड करना है कि मैं AWS पढूं या Azure पढूं. मींस GCP की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन AWS या Azure, इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? अगर मुझे AWS फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं. देखो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, होता क्या है, लोग जैसे नेटवर्किंग में सिस्को क्यों पढ़ते हैं, मेरे को ये बताओ. क्योंकि मोस्टली वही है स्टैंडर्ड नेटवर्क, क्योंकि मतलब ये मार्केट लीडर है. यस, राइट. अब होता क्या है, जो मार्केट लीडर होता है ना, वो इनोवेशन करता है. राइट. ओके, और कोई भी और जो वेंडर्स होंगे वो फिर कई बार क्या करते हैं, जो फीचर आता है उसको कॉपी करते हैं अपने प्रोडक्ट, बट कॉपी करके उसको स्टेबल करने में भी टाइम लगता है. आप इसको मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चल सकते हो. जैसे अब ऐसे मत सोचना, मैं ये नहीं कह रहा एप्पल की मोबाइल खरीदो, ठीक है, बट इफ वी टेक इन अकाउंट सपोज फिंगरप्रिंट अनलॉक, ठीक है, तो पहले कौन लाया इसे? एप्पल वाले लाए आईफोन में, राइट. जब धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी फिर बाकी मोबाइल्स या बाकी वेंडर्स के मोबाइल्स में भी आ गई, राइट. बट ये अब आप यहां देखोगे ना, देखो ये एक एंड यूजर का डिवाइस था, ठीक है, इसमें और एक पूरे कंपनी के सर्विसेज रिक्वायरमेंट में बहुत फर्क है. मतलब जितनी ज्यादा सर्विसेज आपको AWS प्रोवाइड करता है ना, Azure उतनी प्रोवाइड नहीं करता. और होता क्या है, मैं एक चीज और बता दूं आपको, काफी सारी चीजों को ना बस रीब्रांड किया जाता है. मतलब एग्जांपल मैं ऐसे कह रहा हूं कि जैसे मे बी किसी चीज को ABCD कहा जाता होगा ना AWS में,
उसका नाम XYZ होगा, पर्पस और वर्किंग सेम होगी एज्योर में, ठीक है। और क्योंकि AWS ज्यादा मैच्योर है इसलिए, या ज्यादा पुराना है, ज्यादा मार्केट शेयर है इनका। इनफैक्ट AWS का मार्केट शेयर मोर देन एज्योर प्लस GCP प्लस IBM क्लाउड, अलीबाबा वगैरह को कंबाइन करके भी इनका मार्केट शेयर ज्यादा है। तो इसमें मतलब कोई शक ही रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको इसमें बोले ना नहीं इट डिपेंड्स ये वो, देखो AWS तो सीखना ही पड़ेगा आप ये सीखो ना सीखो मर्जी है, बट आप बोलो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। राइट, टोटली एग्री। हमारा ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था, तब एक पॉइंट निकल के आया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अभी ओवरऑल जो भी कंपनी है विंडोज तो यूज होता ही है, तो अजूर से उनको डिस्काउंट मिलता है तो अजूर की सर्विसेज ज्यादा प्रेफर की जाती है, ऐसा हमने जिस डिस्कशन में सुना था। तो इज दैट करेक्ट assumption और पॉइंट? पार्शली ट्रू, मैं उसका रीजन बताता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो क्या करता है, वैसे लोगों को लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है ये वो। माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कमीनी कंपनी भी है, ठीक है। कमीनी कंपनी किस हिसाब से कह रहा हूं मैं, अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे ना इसे, जैसे एक ब्राउजर आता था नेटस्केप, आपने शायद नाम सुना भी नहीं होगा, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर करके एक ब्राउजर आता था, मतलब ये तब की बात है जब पेड ब्राउजर खरीदते थे लोग। आजकल तो पेड आपने वेब ब्राउजर कभी खरीदा ही नहीं है ना, राइट। नेटस्केप नेविगेटर आता था। इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने इसे एक्वायर करने की कोशिश की, जब नहीं हुआ ना तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर बनवाया और उसको फ्री में डाल दिया, किसमें, विंडोज में। इसलिए सो दैट ये बिजनेस किल हो जाए या कंपनी मर जाए। और ऐसा माइक्रोसॉफ्ट एक बार नहीं कर रही, कई बार करती है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल आप देखोगे, अगर आप में से कुछ लोगों ने काम किया हो कंपनीज में, कुछ कंपनीज में स्लैक यूज होता है, ठीक है। अभी आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को देखोगे अगर, ठीक है, ये इसका राइवल है, ठीक है। ये ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कैसे, ये एक कंपनी है जो सिर्फ ये बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इन्होंने किसके साथ बंडल कर दिया, MS ऑफिस के साथ बंडल कर दिया पूरा। मतलब अगर कोई ऑफिस 365 लेगा उसको ये मिल ही जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो मतलब अलग से क्यों खर्चे, राइट। तो जो आप कह रहे हो वो ऐसा नहीं है कि गलत है, इट इज ट्रू, बट देयर इज अ बट। बट क्या है यहाँ पे, अगर आप AWS को और Azure को कंपेयर करोगे, ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज भी इवन, ठीक है। मतलब ये मैं हेड टू हेड भी देख चुका हूँ। okay. आप इसमें एक VM रन करो और इसमें एक VM रन करो, इनकी बड़ी तेजी से बूटअप होके एक्सेसिबल हो जाती है। इसमें मतलब ऑलमोस्ट मैंने 1.5 टाइम्स वो, या 2 गुना भी कई बार टाइम लगते हुए देखा। क्योंकि क्या है, देखो ऑप्टिमाइजेशन है। आप जब कोई प्रोडक्ट लाते हैं ना, देखो कंपनीज कैसे इनोवेट करती है, कंपनीज को इनोवेशन करवाता है कस्टमर। कस्टमर अपने दुख बांटता है कि यार तुमने ये बनाया, ये बकवास है, ये है वो है। जैसे ऐसे ले लो, हम ट्रेनिंग में जब आप कोई कंप्लेंट करते हो या फीडबैक देते हो तो हम उस पर काम करेंगे ना, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जो भी चीज होगी वो। तो क्योंकि AWS बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए आपका AWS को आसान नहीं होगा हराना माइक्रोसॉफ्ट के लिए। मतलब देखो ये स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वाला कंपटीशन नहीं है। मतलब
ये दो रईस आदमियों की लड़ाई है ना। अग्री। ठीक है, मतलब जैसे आप बोलोगे जियो वाले एयरटेल वालों को कुछ नहीं कर पाए, राइट, क्योंकि मित्तल भी सेठ जी हैं, अंबानी भी सेठ जी हैं, तो वो वाली बात है। ठीक है, इट विल नॉट बी इजी टू क्रश लाइक माइक्रोसॉफ्ट हैज क्रश्ड सम अदर बिजनेस। ठीक है, तो और बाकी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा ना, जैसे मैं आपको ऐसे, ये आपको मैंने बताया ना स्नोबॉल स्नोमोबाइल, राइट, आप ढूंढ के देखना एज्योर में, हम 4 साल पिछले की बात कर रहे हैं, एज्योर में ऐसा कुछ है या नहीं है। ठीक है, गूगल सर्च करके देखना, ये मैं 4 साल पिछले की बात कर रहा हूं, और आप एज्योर अभी ढूंढ लेना कि अभी आपको ऐसा कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, सो बाकी मैं बायस्ड नहीं हूं टुवर्ड्स वन वेंडर, बट रियलिस्टिक बात ये है। ठीक है, देखो मैं कहता भी हूँ स्टूडेंट से, डोंट फॉल इन अ लव विद एनी वेंडर। किसी का भी प्रोडक्ट बिके, आपका काम एक नौकरी करना है, राइट। कल को एज्योर ज्यादा चल पड़े, हमें क्या करते हैं, हम एज्योर करेंगे। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी कि हमारा कोई बेजोस रिश्तेदार है या सत्या नदेला रिश्तेदार है। बिल्कुल। सो यहाँ पे why AWS clear leader in providing cloud services, breadth of services, बहुत टाइप की सर्विसेज ये देते हैं। इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि फुर्सत में जब कभी आप चलो ना, फुर्सत में आप AWS का ना ये री इन्वेंट जो होता है इनका, एक इवेंट होता है इनका एनुअली, जैसे सिस्को में सिस्को लाइव होता है ना। ठीक है, ये वाला री इन्वेंट नहीं कह रहा मैं भाई, ठीक है, यूट्यूब कुछ भी दिखाता है। सो AWS री इन्वेंट, ठीक है, जैसे सिस्को लाइव होता है ना, वैसे ही AWS वालों का री इन्वेंट होता है, जिसमें ये अलग अलग सर्विसेज अनाउंस करते हैं, अलग अलग हम क्या कर रहे हैं काम। तो आई वुड रिकमेंड आप फुर्सत में इसको थोड़ा देखो, आपको समझ में आएगा दुनिया कहाँ जा रही है क्लाउड से रिलेटेड। सो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी अब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बोलोगे AWS ही रिस्पॉन्सिबल है कंप्लीटली। आप बिल्कुल बकवास पासवर्ड रखो अपने, मतलब जैसे कुछ भी पासवर्ड, मेरा जी पासवर्ड पासवर्ड है मेरा, तो ऐसे बकवास पासवर्ड रखोगे तो फिर देयर आर चांसेस कि आपका कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कंप्लीटली उनपे जिम्मेदारी छोड़ दो, बट हाँ कुछ चीजों की आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बोलोगे डिवाइस की फिजिकल सिक्योरिटी या मेरे प्रीमिसेस की फिजिकल सिक्योरिटी, वो सब आपको देखने की जरूरत नहीं है, राइट, वो AWS देखेगा। और डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह की सर्विस ले रहे हो, कुछ चीजों में आपको कई और सर्विसेज AWS के विद इन मिल जाएंगी। मैं अब ज्यादा डीप में नहीं जाता इसमें, क्योंकि फिर हम टॉपिक्स में घुसते चले जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है कि आप बड़े आराम से इलास्टिक वर्ड बड़ा यूज करते हैं, तो आप उसे स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, फिर है रिलायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे इजीली चीजों को डिप्लॉय कर सकते हो, रिडंडेंट रख सकते हो। ठीक है, तो कई चीजों में ये आपको SLA 99.9999 ऐसे करते हुए काफी सारे 9 लगा देते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब बहुत ही मिनिमल आउटेज चांसेस होते हैं। मतलब आप ये मान के चलो कोई उस परसेंटेज के हिसाब से मे बी 4-5 मिनट का आउटेज का SLA रहेगा इन 3 years और 4 years, तो वो बहुत ही रिलायबल हो जाता है, राइट। इट इज इजी टू यूज। आप AWS कंसोल खोलोगे और वहां से कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और अवेलेबिलिटी इन्होंने अच्छी खासी रखी हुई है, मतलब डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशंस पे अपने रीजन्स अवेलेबिलिटी जोन्स बना रखे हैं। स्केलेबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस, मैं ऑलरेडी बता ही रहा था आपको कि इवन VMs का बूटअप
बहुत फास्टर है कंपेयर टू मेनी अदर प्रोवाइडर्स। स्केलेबिलिटी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हाइब्रिड कैपेबिलिटीज, आप कुछ चीजें ऑन प्रेमिसेस और कुछ चीजें क्लाउड में रख के इनको आपस में इंटीग्रेट करके भी चला सकते हो, और बैकअप्स भी आप ऑटोमेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और पे एज यू गो प्राइसिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है कि जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना आप उतना पे करोगे, ठीक है। बिल just like you use some other services which get billed. So benefits: strongest security, then highest availability and reliability, fastest performance, largest most flexible global footprint. और आप ये सोचो ना, देखो अगर आप एक सेकंड दिखाता हूँ, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि और ऑन प्रेमिसेस में आप सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये हो। आप ये सोचो अगर यूएस गवर्नमेंट के लिए AWS गॉव क्लाउड जो ये है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ इन्होंने यूएस गवर्नमेंट के लिए ही बनाया है, ठीक है। जैसे बहुत सारे उनके डिपार्टमेंट्स, ये देखोगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, डिफेंस, ठीक है। अगर ये इनके लिए सिक्योर है, ठीक है, तो आपके लिए तो होना ही चाहिए, नहीं? दिस इज अ यू कैन से टेस्टमेंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास AWS फुटप्रिंट अगर आप देखोगे, ये जो आपको बनाए हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ये रीजन्स, ठीक है। रीजन क्या होते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। और ये AWS में ना देखो एक चीज थोड़ा आपको, वैसे तो ये हर टेक्नोलॉजी में करनी पड़ती है, बट AWS में एक और चीज थोड़ी और ज्यादा एग्रेसिवली आपको ये देखनी पड़ती है कि आप अपडेटेड रहने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं ना कि आपने कोई लैब की या कोई चीज कॉन्फ़िगर करके देखी आज, हो सकता है उसको कॉन्फ़िगर करने का तरीका 4 हफ्ते 5 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद कुछ और हो, अगर AWS ने अपने कुछ अपडेट्स कर दिए, चेंजेस कर दिए। समझ रहे हो? मतलब ये अपडेशंस आपको एज अ इंजीनियर ऑन प्रेमिसेस चीजों के लिए भी करने पड़ते थे, बट जितनी तेजी से AWS, क्योंकि रैपिडली इवॉल्व हो रहा है ये, ठीक है, तो हो सकता है कोई चीज को कॉन्फ़िगर करने का तरीका आप आज देखो, थोड़ा सा उसमें स्लाइड चेंजेस हो जाए कंसोल में AWS के, जिस पे हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने रीजन्स बना रखे हैं। रीजन क्या होते हैं? ये ज्योग्राफिकली इन्होंने कहाँ कहाँ अपने डेटा सेंटर्स बिल्ड किए हुए हैं, ये वो बताते हैं। अब ये उसमें ना एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बताते, ठीक है। फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इसको सिक्योर रखने के लिए वो आपको एग्जैक्ट ये नहीं बताएंगे कि जैसे आप बोलोगे मुंबई में है, ठीक है, तो ये उसका जी एड्रेस है, यहाँ पे है जी हमारा AWS का रीजन, ये नहीं बताते, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट, तो एक हैदराबाद में भी आ रहा है इनका रीजन, ठीक है। तो रीजन आप ये मान के चल सकते हो, रीजन इज आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा सेंटर्स। मतलब ऐसा नहीं कि ये मुंबई में एक ही होगा, ठीक है, कि कोई एक डेटा सेंटर बनाया इन्होंने और चीजें छोड़ दी उसी डेटा सेंटर के भरोसे। ये एक रीजन मतलब जनरली आपको एक सिटी या ज्योग्राफिक लोकेशन मेंशन करेंगे, उसमें मल्टीपल आपके अवेलेबिलिटी जोन्स रहेंगे। मैं आगे दिखाता भी हूँ आपको। आप यहाँ infrastructure.aws पे जा सकते हैं। वैसे ये पहले वेबसाइट ज्यादा अच्छी थी, एक सेकंड, ठीक है।
पहले अलग तरीके से खोलती थी यार, AWS infrastructure.aws ही डाला है मैंने, अभी माइग्रेट कर दिया है इन्होंने, यहाँ ले आते हैं आपको। ठीक है, अब जैसे ये देखोगे ना, ये रीजन्स जैसे ये दिखा रहा है यूएस ईस्ट ओहायो रीजन। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग जगह है, ये नॉर्थ अमेरिका में अलग है, साउथ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक। अब आप एशिया पैसिफिक में देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल रीजन्स हैं। ठीक है, ये देखोगे ये रीजन है मुंबई, राइट। मुंबई रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। ठीक है, अभी अवेलेबिलिटी जोन्स में आपको आगे क्लियर करूंगा कि क्या होता है। और ये कई जगहों पे आपकी एज लोकेशन भी बनाते हैं, जैसे आप इंडिया में ही देखोगे तो इंडिया में दिल्ली में इन्होंने एक एज लोकेशन भी बनाई हुई है। ठीक है, फाइन। एज लोकेशन क्या होती है मैं आपको क्लियर करूंगा थोड़ी देर में, जैसे जैसे हम आगे चलते चलेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो। रीजन क्या होता है, देखो AWS has a concept of region which is a physical location around the world where we cluster data center। मतलब एक डेटा सेंटर नहीं होता वहां, मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर क्या होता है हमने डिस्कस किया था पहले। ठीक है, we call each group of logical data centers an availability zone। Each AWS region consists of multiple isolated and physically separate availability zones within a geographic area। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आप मुंबई में ही बोलोगे, एक ही जगह पे ये लाइन में डेटा सेंटर नहीं खड़े किए होंगे ना, क्योंकि देखो बिकॉज ऑफ सम नेचुरल क्लैमिटी और समथिंग ऐसा हो सकता है कि आपका जो AWS हो वो भी इफेक्ट हो। जैसे मान लो मुंबई में बाढ़ आ गई और मे बी इतनी ज्यादा बारिश हुई, अभी साइक्लोन आने वाला है, तो हो सकता है आपका एक अवेलेबिलिटी जोन सफर कर जाए। ठीक है, बट दूसरा अवेलेबिलिटी भी जोन भी सफर करे, ऐसा बहुत रेयर चांस है। और फिर आप बोलो कि आपका रीजन भी सफर कर जाए पूरे का पूरा, वो भी चांसेस रेयर है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप मल्टीपल रीजन्स में भी अपना बिल्ड कर सकते हो क्लाउड। ठीक है, देखो बाकी बहुत सारे ये रैपिडली डेवलप कर रहे हैं। इतना ज्यादा आप इसको कंपेयर कर लेना कि एज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर या और, तो उतना बड़ा नहीं है ये जितना AWS का है। देखो रीजन पढ़ते हैं। AWS cloud computing resources are hosted in multiple locations worldwide. These locations are composed of AWS regions, availability zones, and local zones. Each AWS region is a separate geographic area. और इन्होंने इसे आइसोलेट कर रखा होता है एक दूसरे से। बेनिफिट उसका वही है, फॉल्ट टॉलरेंस। जैसे नेचुरल क्लैमिटी कोई हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए, तो भी वैसे तो ये चीजें डेटा सेंटर बनाते वक्त भी सोची जाती हैं, ऐसा नहीं किया जाता कि यहाँ जमीन मिल रही है यहाँ डेटा सेंटर बना दो। ठीक है, कई बार आप वहां पे डेटा सेंटर बनाने से पहले ये चीजें भी चेक करते हो, यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज क्या क्या होने के चांसेस हैं, उस हिसाब से ऑलरेडी प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, तो मल्टीपल AWS रीजन्स है। और इससे देखो आपको बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, कई बार लोगों को ये समझ नहीं आता। सपोज करो मैं एक बिजनेस हूँ जो कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लोगों की इकट्ठी करके रखता है। अब हो सकता है कई बार आपकी लोकल रेगुलेशंस इस तरह की हो कि आप सपोज करते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कह रहा RBI का या इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कुछ एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। बट सपोज करते हैं मेरी फर्म है, मेरी एक कंपनी है जो टैक्सेशन का काम करती है लोगों के। ठीक है, मतलब हम लोगों की इनकम टैक्स फाइल करते हैं, और सपोज करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या RBI का रेगुलेशन है कि अगर आप इस तरह की कोई कंपनी हो तो आपको विद इन द कंट्री ही आपका डेटा होस्ट करके रखना है, मतलब ज्योग्राफिकली या बाहर नहीं होने चाहिए। बेनिफिट मल्टीपल रीजन्स का ये होता है कि आप वो इजीली कर सकते हो।
राइट? जैसे आपके पास मुंबई रीजन है तो आप वो यहाँ कर सकते हो, राइट? अगर सपोज करो यहाँ मुंबई रीजन ही नहीं होता तो आप AWS को यूटिलाइज करते वक्त ऐसी चीज में आपको हर्डल आ जाती ना, राइट? या हो सकता है हमारी टैक्सेशन फर्म बहुत ही बिजनेस बढ़ जाए और हम मे बी यूएस के कुछ क्लाइंट्स की टैक्सेशन का काम करते हैं। अब वो अगर वहां के किसी मे बी IRS वगैरह का ऐसा रेगुलेशन है कि फिजिकली वो डेटा विद इन द कंट्री होना चाहिए, तो वो चीजें आपके लिए करनी भी इजी हो जाती है। आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा कि कई बार आपके लिए ज्योग्राफिक लोकेशन क्यों मैटर करती है। सेकेंडली, आपके लिए ज्योग्राफिक लोकेशन इसलिए भी मैटर करती है क्योंकि सपोज करो हमारा काम है, सपोज करो हम कंटेंट बनाते हैं कुछ वीडियो बेस्ड, ठीक है, नेटफ्लिक्स जैसी सर्विस, और हम हिंदी में ही कंटेंट बनाते हैं, ज्यादातर हमारा कंज्यूम ही इसी ज्योग्राफिक एरिया में होना है, मतलब मे बी इंडिया वाले देखेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह देखेंगे, ठीक है। अब अगर सपोज करो यहाँ पे ये रीजन नहीं होगा, ठीक है, और मैंने ये होस्ट किया हुआ है कहीं दूर यूएस में, तो ज्योग्राफिक डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से मेरे यूजर्स को परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, राइट? तो इसलिए रीजन्स मैटर करते हैं। थोड़ा सा आपको शायद समझ में आया हो कि क्यों हम ज्योग्राफिक लोकेशन से, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है यार क्लाउड है, हमें क्या मतलब है ज्योग्राफिक लोकेशन से, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सर क्वेश्चंस, 2-3 बताओ। क्वेश्चंस। रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं, हाँ जी, right? So each, can we say each means, for example, in Mumbai region there are 3 availability zone. So can we say there are 3 data centers? ये डिफाइन नहीं करते हुए एग्जैक्ट। हाँ, आप अपने लेमैन टर्म्स में सोचने के लिए आप यूज कर सकते हो, बट आपको अवेलेबिलिटी जोन को भी अभी आगे क्लियर आएगा। Okay. जब मैं आगे आपसे बात करूंगा ना VPC की और VPC के अंदर अवेलेबिलिटी जोन की, तो आपकी अवेलेबिलिटी जोन की डेफिनेशन बदल जाएगी तब खुद ही। Okay. And second point, जो statement to be isolated from the other AWS region. Let's consider मेरा availability zone primary मुंबई region में है, लेकिन जो मुझे DR के लिए चाहिए वो मुझे US में चाहिए। So in that case, is it possible? Because हाँ, I वो आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल है, आगे हम बात भी करेंगे। Okay. आप क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन भी ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे आप कुछ चीजें होस्ट करोगे यहाँ पे, मान लो आपने कुछ इमेज, टेक्स्ट फाइल्स या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होस्ट किए हुए हैं S3 में, आगे बात करूंगा मैं S3 क्या होती है। तो आप ये चाहते हो कि ऑटोमेटिकली वो मे बी रेप्लिकेट हो जाए यहाँ पे, वो भी हो जाएगी। Okay. Okay, sir. इन्होंने सीमलेस बना रखा है ये आपका इधर से उधर ले जाना, एक्सेप्ट सम थिंग्स, जैसे गॉव क्लाउड वाला आप उठा के बाहर नहीं निकाल सकते, वो उन्होंने कुछ लिमिटेशंस रखी हैं टू हेल्प इट सिक्योर फॉर द गवर्नमेंट। देखो, अवेलेबिलिटी जोन, ईच AWS region has multiple isolated location known as availability zone. An availability zone is represented by an AWS region code followed by a letter identifier. For example, ये US East 1A आप देखोगे तो ये क्या है, मल्टीपल, जैसे US East 1 ये है, अब अवेलेबिलिटी जोन A B C इस तरह का इन्होंने बना रखा है, समझे? तो ये रीजन हो गया, उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन हो गया, सिमिलरली बाकी रीजन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एज लोकेशन। एज लोकेशन से पर्पस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे अगर हम ISP की बात करें, किसी भी ISP की या इंटरनेट की बात करें, मैंने आपको बताया भी था कि नहीं बताया था तो ये अब देख लो आप कि अक्रॉस द वर्ल्ड सबमरीन केबल मैप.com पे जाओगे ना, आपको ये दिखेगा, ये हमने अंडर द सी केबल्स बिछा रखी है, ठीक है, मतलब ये है आपका इंटरनेट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये वायर आ रही है कोई, मतलब एक तो नहीं मल्टीपल आ रही है,
राइट, यहाँ दिख रही होंगी आपको ये अलग अलग आती हुई, मुंबई में आ रही, राइट। ऐसे ही आपकी अलग अलग जगहों पे आ रही। और अब इन्होंने क्या कर रखा है, अगर हम AWS के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझे, इन्होंने इसमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है बैक एंड पे, AWS का बैकबोन। मतलब एक तो इंटरनेट है, देखो इंटरनेट तो ISPs ने बनाया है, AWS ने अपने भी क्या किए हुए फाइबर केबल्स बिछा के, नॉट जस्ट इन वाटर, इवन इन लैंड, केबल्स बिछा के इस तरीके से ये कनेक्टिविटी कर रखी है कि इनके आपस के सारे रीजन्स आपस में हाई बैंडविड्थ लिंक से अपने बैकबोन से कनेक्टेड रहे। मतलब वो AWS का बनाया हुआ नेटवर्क है, समझे। जैसे आप अगर सर्विस प्रोवाइडर्स को देखोगे, जैसे जो बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आपके, जैसे टाटा है, ठीक है, इनको टियर 1 ISP भी कहा जाता है। तो जैसे ये सर्विस प्रोवाइडर हैं कुछ, AT&T, टाटा, लिबर्टी ग्लोबल, GTT वगैरह। जैसे ये टाटा देखोगे, टाटा ने कितनी 7 लाख किलोमीटर की फाइबर बिछा रखी है अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, 7 लाख किलोमीटर काफी बड़ा होता है नंबर, राइट, है ना। ऑलमोस्ट देखोगे मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट में आता है। जैसे 8 लाख, 8,85,660, 8 लाख, राइट। उसके बाद मतलब वन ऑफ द टॉप 5-6 में आता है। ये सबसे बड़े वाले ISPs हैं आपके। इसी तरीके के, जैसे मैं ये सर्विस प्रोवाइडर का बता रहा हूँ आपको, इन्होंने AWS वालों ने ना अपनी बैकबोन नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है, ठीक है, आपस में इनकी कनेक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे ये सब मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, देखो ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ आपसे, इन्होंने एज लोकेशंस भी बना रखी। जैसे हम यहाँ इस पे देख भी रहे थे कि यहाँ पे एज लोकेशन होती है। जैसे हमने इंडिया में बात की कि इंडिया में दिल्ली में एज लोकेशन भी है, ठीक है। तो एज लोकेशन क्या होती है? AWS Edge Computing Services provide infrastructure and software that move data processing and analysis as close to the endpoint as necessary. जैसे सपोज करो मैं अपना कुछ सपोज करते हैं, हमारी वीडियो होस्टिंग का काम है, ठीक है। अब कंटेंट क्रिएटर मेरा दिल्ली में, अगर वो इंटरनेट के थ्रू मेरे US वाले रीजन पे कुछ अपलोड करे या मुंबई वाले रीजन पे भी अपलोड करे, इट विल स्टिल, क्योंकि ज्योग्राफिकली डिस्टेंस ज्यादा है, सर्विस प्रोवाइडर से कोई डेडिकेटेड लिंक तो मिलेगा नहीं ना उसको दिल्ली से मुंबई के लिए। तो बेनिफिट क्या होता है एज लोकेशंस बनाने का, कि जैसे किसी ने कुछ अपलोड करना है, वो एज लोकेशन पे अपलोड करेगा, एज लोकेशन से मेरे दूसरे रीजन तक ये AWS के बैकबोन से चला जाएगा। जब ये AWS के बैकबोन से जाएगा तो ये वाली प्रोसेसिंग या ये वाली डिलीवरी फास्टर होगी कंपेयर टू यू डायरेक्टली अपलोडिंग इट हियर। समझ में आई बात? तो इससे ये कर क्या रहे हैं, एज लोकेशन बना के, एज लोकेशन बनाना देखो आसान है कंपेयर टू फुल ब्लोन रीजन बनाना, ठीक है। तो इससे ये अपनी कंप्यूटिंग सर्विसेज को और इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और नजदीक और इजीली एक्सेसिबल बना रहे हैं बाकी लोगों के। जैसे मैं एग्जांपल भी बता रहा था आपको कि एक यूजर ने क्या किया, उसने अपना एक ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो अगर अपलोड किया तो वो एज लोकेशन पे जाएगा, ठीक है। एज लोकेशन से वो थ्रू बैकबोन नेटवर्क ऑफ AWS किसी रीजन पे पहुंच जाएगा। और एज लोकेशंस आपकी बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं कंपेयर टू रीजन्स, ठीक है। बाकी ये चीजें आपको थोड़ी सी और आगे समझ में आएगी, जैसे मैं लैब कराऊंगा ना आपको आगे, तो फर्दर क्लियर हो जाएंगी। तो देखो AWS की सर्विसेज, मैंने पहले भी आपसे कहा था बहुत सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे। हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि हम सारी की सारी
सर्विसेज खत्म कर देंगे बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हर साल रीइन्वेंट पे ये बहुत सारी नई सर्विसेज ले आते हैं। हाँ, हम बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स मोस्ट ऑफ द सर्विसेज से फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है, जो हमारे ज्यादा कॉमनली यूज्ड सर्विसेज, ठीक है। और उसमें से हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम ऑलरेडी एक लिस्ट डिस्कस कर चुके थे एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो बीपीसी है, राउट 53 है, EC2 है, S3 है, IAM है, ये सब हम डिस्कस करेंगे और इन पे हम कुछ लैब्स भी करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारी सर्विसेज हैं और ऐसी कोई कोशिश करने की आपको भी जरूरत नहीं है कि आप बोलो कि इवन आपको कोई बंदा मिल जाए ना जिसने मे बी 10 साल से क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही काम कर रहा हो, विच इज मे बी वो AWS के लिए काम कर रहा होगा फिर, क्योंकि ये भी आई थिंक 2010 के आसपास से स्टार्ट हुए, ठीक है। तो अगर कोई 10 साल भी काम कर लेगा ना क्लाउड पे और वो क्लेम करे ना कि मुझे सारी सर्विस आती है, तो भी थोड़ा शक की निगाह से देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज, देखो सारी चीजें हम यूज नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द फंडामेंटल्स अगेन। क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स आपके पास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और ये मैं आपको क्लियर करता चलता हूं और साथ के साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं यहाँ पे। वर्चुअलाइजेशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि कई बार कुछ लोग जो आते हैं वो थोड़ा ऑन प्रेमिसेस में आपने देख नहीं रखी होती। देखो आपको थोड़ा सा फायदा ये होगा कि मेरे साथ ट्रेनिंग करने का कि मैंने VMware पे भी काम कर रखा है। तो अगर आप बोलोगे कि थोड़ा सा हम किसी चीज में कंफ्यूजिंग हो तो मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ में बता सकता हूँ। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करते हैं आप जनरली जब आप अपना लैपटॉप यूज करते हो तो आप क्या करते हो, आप उसमें कोई एक चीज चलाते हो, जैसे मान लो विंडोज चला रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वर्चुअलाइजेशन की, जैसे अगर मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर रिसोर्स, वो अच्छा खासा है, मान लो CPU, जैसे आप एक सर्वर की बात करोगे, कॉमन एंट्री लेवल सर्वर में आपको 40 कोर मिल जाएंगे, ठीक है। और मे बी रैम आपको 512 GB या मे बी ज्यादा 1 TB रैम भी मिल जाए। अब मुझे ये बताओ, अगर ये सारे की सारी रिसोर्सेज मैं किसी एक विंडोज सर्वर को दे दूं, दे सकता हूं, बट इट विल बी लेस एफिशिएंट फॉर द यूसेज, राइट, क्योंकि इट विल बी एन ओवरकिल, राइट, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। कंपेयर टू दिस, जैसे आपने एक कंपनी का नाम शायद सुना हो, VMware, ठीक है, which is again a market leader in virtualization, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने आपके लिए एक अपने प्रोडक्ट्स बना रखे हैं वर्चुअलाइजेशन के, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बना रखा है एक प्रोडक्ट ESXi, ठीक है, VMware ESXi आप देखोगे तो क्या होता है, आप अपने सर्वर पे, ठीक है, बेयर मेटल पे, ठीक है, बेयर मेटल मतलब फिजिकल डब्बे पे, जैसे आप अपने लैपटॉप पे बूट करके क्या करते हो, आप विंडोज डालते हो या लिनक्स डालते हो, राइट। यहाँ पे आप बेयर मेटल पे क्या इंस्टॉल करते हो, ESXi, मतलब इसकी आईसो इमेज आती है, आईसो इमेज से आप पेन ड्राइव बूटेबल बना के उस सर्वर पे जिसमें ये रिसोर्सेज हैं उस पे मैं क्या कर दूंगा, मैं ESXi डाल दूंगा, ठीक है। बेनिफिट क्या है ESXi डालने का, देखो ये
एक हाइपरवाइजर होता है। ये मैं थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे कुछ जगहों पे मैं जब बात करूंगा ना वर्चुअलाइजेशन ये वो, थोड़ा सा आपको वर्ड्स सुने हो या कोई और ऑन प्रेमिसेस वाला बंदा बात करे तो आपको पता हो। हाइपरवाइजर आप इन इजी वर्ड्स आप ऐसे सोच सकते हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका काम है वर्चुअलाइजेशन करवाना। मतलब जब मैं आईसो को बूटेबल बना के इस सर्वर पे मैंने VMware ESXi इंस्टॉल किया, तो मैं इस सर्वर को जब ऑन करूंगा तो वहां मिलेगा क्या मुझे? वहां मुझे बस ESXi मिलेगा, ठीक है। वहां पे कोई विंडोज नहीं डली होगी, कोई लिनक्स नहीं, VMware ESXi डला होगा। जब मैं उसे पावर ऑन भी करूंगा ESXi बूट होगा। ESXi ये एक हाइपरवाइजर है, ये एक वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाइपरवाइजर एक वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो वर्चुअलाइजेशन के लिए बनाया हुआ होता है। बेनिफिट क्या है वर्चुअलाइजेशन का? आप इस एक फिजिकल बॉक्स में मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स यूज कर सकते हो और बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। जब आप ये मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे यूज करोगे तो आप इस चीज को ज्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे। मतलब ऐसे सोचो, ये रिसोर्सेज मैं अगर शेयर करने को दे दूं इनको आपस में, मान लो मैंने इसमें विंडोज की, लिनक्स की या कुछ और इस तरह की मैंने मल्टीपल अपनी VMs डाल दी, ठीक है। मे बी विंडोज सर्वर डाल दिया, लिनक्स सर्वर डाल दिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? मैं एक फिजिकल बॉक्स पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर सकता हूं। समझ में आई बात? जैसे मैं आपको देखो, जैसे ESXi है ना, ESXi आपका इस काम में यूज होता है, ठीक है। अब अगर आप लेयर वाइज देखोगे ना, ये आपको इससे थोड़ा सा समझ में आएगा कि अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है, ये क्योंकि आप जब इनको देखोगे तो आप पे यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है, मैं देख रहा था शायद वो इमेज काफी आगे है तो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। तो infrastructure as a service businesses offer services such as pay as you go, storage, networking and virtualization। जैसे आप, ये तो है कि हमने अपने ट्रेडिशनल अप्रोच में किया, जो मैंने आपको पीछे बताया कि हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या किया, हमने इधर इसकी नेटवर्किंग के लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही। इधर इसके विंडोज डालने के लिए या उस विंडोज सर्वर के ऊपर में भी कोई डेटाबेस इंस्टॉल करने के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल है, राइट। ये यही चीजें एक्चुअली मल्टीपल डिफरेंट लेयर्स बन जाती, ठीक है। मैं एक मिनट पहले ना आपको यहाँ पे जरा एक ये वाली स्लाइड दिखा, ठीक है। देखो ये है ऑन प्रेमिसेस। ऑन प्रेमिसेस में आप क्या करते हो? नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब एज अ बिजनेस। अब स्टोरेज के लिए हम जैसे स्टोरेज वाले डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, सैन वाले, तो वो भी यूज करते हैं जिनमें आपने मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लगा रखी होंगी, ठीक है। नेटवर्किंग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। सर्वर्स, सर्वर्स मतलब ये फिजिकल की बात कर रहे हैं, फिजिकल डब्बा जिसमें CPU होगा, रैम होगा, ठीक है। अब इस पे VMware डालना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। वैसे VMware के अलावा कुछ और ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, बट क्योंकि हमारा कोर्स वर्चुअलाइजेशन का नहीं है तो मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। उसके बाद इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना हमारी जिम्मेदारी,
मिडलवेयर या रन टाइम डालना, जैसे मान लो कोई डेटाबेस इंस्टॉल करना, या जैसे जावा रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए हमें, या कुछ और इस तरह का चाहिए, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। फिर हम इसमें डेटा डालेंगे और एप्लीकेशन डालेंगे। ये है आपका ऑन प्रेमिसेस मॉडल, ठीक है। देन अगर आप जाते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, IaaS मॉडल पे, इसमें ये वाली चीज के लिए कौन जिम्मेदार है? हम नहीं। कौन? प्रोवाइडर। जो भी बिजनेस हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दे रहे हैं, वी डोंट केयर वो नेटवर्किंग सिस्को से करे, जूनिपर से करे, पालो अल्टो से करे, फोर्टिनेट से करे, जिस मर्जी से करे, हमें कोई मतलब नहीं उससे। स्टोरेज जैसे मर्जी करे, सर्वर्स HP के लगाए, डेल के लगाए, सिस्को के लगाए, हमें कोई मतलब नहीं। वर्चुअलाइजेशन, ये इतनी चीज करके देना किसका काम है? प्रोवाइडर का। इसके ऊपर का काम आपका है, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन आप संभालोगे। इसके अलावा आप जैसे यहाँ देखोगे, आपके पास यहाँ पे पास या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसमें क्या है? इसमें देखोगे और कुछ लेयर्स हमने किसको दे दी? प्रोवाइडर को, मतलब जो भी आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? आप सिर्फ डेटा डालोगे उस चीज पे और एप्लीकेशन अपनी रन करोगे, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। AWS आपका दोनों है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी है, ओके फाइन। ये आपको और फर्दर क्लियर होगा जब मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि हम AWS मार्केट प्लेस से या AMI जो हम अमेजन मशीन इमेज यूज करेंगे आगे EC2 के वक्त, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कि क्या मतलब है इन सब चीजों से। वहां से क्या होता है, जैसे आप इस पे जाओगे ना, यहाँ पे आप जैसे देखोगे अलग अलग आपकी अमेजन मशीन इमेजेस होती हैं, ठीक है। EC2 में आगे मैं यहाँ कहीं अगर छोटा सा कहीं लिखा हो ना कुछ, ज्यादा उसमें नहीं जाना जाता, फिर EC2 का टॉपिक शुरू हो जाएगा ना। छोड़ो यार, ये तभी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज थी, वो खोलनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। इट्स बेटर टू सी। तो आगे बात करते हैं। देखो अब तीसरा होता है, एक और होता है सास, ठीक है। आप में से शादीशुदा लोग होंगे नहीं ज्यादा, ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने देखी नहीं होगी सास, तो या सैस भी बोलते हैं कई बार लोग इसे, ठीक है। ये है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये आपने यूज किया हुआ है, बट ठीक है, ऑल्दो आप शादीशुदा नहीं हो, बट आपने यूज किया होगा सास। क्यों? जैसे अब इस चीज में आप देखोगे कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वाली सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोवाइडर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप गूगल शीट लो, ठीक है, या आप गूगल ड्राइव ले लो। अब गूगल ड्राइव या गूगल शीट जब आप यूज करते हो, क्या आपको इस चीज की फिक्र है कि यार उन्होंने VMware यूज किया है या KVM यूज किया है या Hyper-V यूज किया है, HP के सर्वर लगाए कि डेल के कि सिस्को के, नेटवर्किंग किससे की है, राइट? ये सारी चीजों से आपको कोई सिरदर्द नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, काफी लोगों को लगता है जब आप SaaS सर्विस यूज करते हैं ना कोई,
कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों भाई एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? मेरे को ये बताओ, अगर आपको 15 GB गूगल ड्राइव वाले स्टोरेज देते हैं, कहाँ स्टोर होता है? हवा में? किसी सर्वर में ही तो स्टोर होता होगा ना, किसी हार्ड ड्राइव में ही तो स्टोर होगा ना। तो सेम चीज एप्लीकेबल है यहाँ पे। बस क्या है, क्योंकि आप जब गूगल ड्राइव यूज करते हो, यू आर यूजिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, you don't care about this part, right? तो आई थिंक आपको मोटा मोटा डिफरेंस समझ में आया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम एक एक चीज की डिटेल में जाते हैं। ठीक है, और मैं वापस आपको उसी स्लाइड पे ले जाता हूँ। और पढ़ते चलते हैं साथ साथ। देखो, infrastructure as a service offers services such as pay as you go storage, networking and virtualization, ये आपने देख भी लिया। It gives users cloud based alternatives to on premises infrastructure so that businesses can avoid investing in expensive on site resources, क्योंकि आपको HP का सर्वर, डेल का सर्वर ये खरीदने नहीं पड़े ना, राइट? IaaS की डिलीवरी ओवर द इंटरनेट होती है, राइट? बेनिफिट्स क्या है? आपको ऑन प्रेमिसेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, क्योंकि ऑन प्रेमिसेस आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करोगे तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगी फिजिकल हार्डवेयर में, फिर आपको एक्सटर्नल आईटी कॉन्ट्रैक्टर या कोई अपनी इंटरनल टीम रखनी पड़ेगी जो उस हार्डवेयर को अप टू डेट रखेंगे। पैचेस आते हैं, नए नए नेटवर्किंग के भी डिवाइस के ओएस आते हैं, अपडेट्स आते हैं। IaaS सॉल्यूशन आपको इस चीज से थोड़ा चिंता मुक्त कर देता है, राइट? कि परेशान लेने की जरूरत नहीं है इस चीज की। They are highly flexible, highly scalable, and you can replace it whenever you need without losing money on your initial investment, क्योंकि आप जितनी देर यूज करोगे उतनी देर का ही आप पे करोगे, पे एज यू गो वाली बात है। ठीक है, you can buy what you need as you need it and purchase more as your business grows। जैसे आप इसको ऐसे समझो, देखो कई बेनिफिट्स, जैसे नेटफ्लिक्स है, ठीक है, नेटफ्लिक्स वाले जब AWS यूज करते हैं उनको बेनिफिट क्या है उसका? आपके सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ रहे हैं नेटफ्लिक्स के तो वो पैसे दे रहे हैं ना। जब वो पैसे दे रहे हैं तो ठीक है, हम भी AWS वालों को और ज्यादा पैसे दे देते हैं और अपनी वर्चुअल मशीन्स और चीजें जो भी रन करने की जरूरत है बैकएंड पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो रन कर लेंगे। अब एट द सेम टाइम आप बोलोगे यूजर्स जो हैं हमारे कम हो रहे हैं। मान लो लॉकडाउन लग गया था तो लोगों ने ज्यादा नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन ले लिए, लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोगों ने कम करने शुरू कर दिए, भाई पैसे बचाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, यू कैन इजीली स्केल अप एंड डाउन। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स भी है जैसे वो AWS की सर्विस ही यूज करते हैं। तो IaaS characteristics: highly flexible, highly scalable, accessible by multiple users, और completely cost effective। When to use IaaS? ये तब बेनिफिशियल है हर तरह के बिजनेसेस के लिए ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि आपका कंप्लीट कंट्रोल हो गया ना। देखो, अगर मुझे यही चीज ऑन प्रेमिसेस करनी होती, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लें, अगर सपोज करते हैं इन लॉकडाउन पीरियड मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, मैं उठा के सर्वर्स खरीद के लगा दूं, अब ये इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। नाउ प्रॉब्लम इज जब लोग सब्सक्रिप्शन हटा लेंगे, मैंने तो पैसे लगा दिए ना, मैंने तो सर्वर लगा दिए, और ये हर चीज का खर्चा है, ऐसा नहीं है सिर्फ सर्वर का, रियल एस्टेट का भी खर्चा है। देखो रैक में जगह लेगा ये, और रैक ओवरऑल जगह लेगा, तो डेटा सेंटर बढ़ाओगे अपना तो उसका भी तो खर्चा बढ़ेगा ना। ठीक है, तो ये पे एज यू गो मॉडल की वजह से ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फिट रहता है। ठीक है, as it becomes less common to invest in physical hardware and IT infrastructure, choosing IaaS alternatives is a safer and more reliable option। ठीक है, आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, you have the option of scaling up your requirements at any time। Utilizing infrastructure as a service is a great way to
फ्यूचर प्रूफ योर बिजनेस, क्योंकि देखो फ्यूचर में दोनों चीजें हैं, फ्यूचर में ग्रोथ भी है, डिक्लाइन भी है, राइट। जैसे कोविड की वजह से भी तो कई बिजनेस उठ गए, जैसे सैनिटाइजर के ठीक है, और कई बिजनेसेस बैठ गए, तो इन्वेस्टमेंट बचती है आपकी, तो उसका बेनिफिट है। सेकंड हम बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब इस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में देखोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें वेंडर आपको देगा क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स ओवर द इंटरनेट, एंड पीपल यूज दीज टूल्स टू डेवलप एप्लीकेशंस, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूजर्स टेंड टू बी डेवलपर्स। क्यों? उसको ये सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या कि मुझे एचपी का सर्वर लगाओ, उसमें वीएमवेयर डालनी है। डेवलपर, क्योंकि फिर देखो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही सीखता रह जाएगा ना वो, फिर तो उसको यही सीखना है कि अच्छा हो यहाँ नेट करना था, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, ये सिरदर्द लेने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का बेनिफिट है। एडवांटेजेस, प्राइमरली यूज्ड बाय डेवलपर्स हु आर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। और इसका फायदा एक डेवलपर्स को ये भी रहता है, जैसे सपोज करो मैं कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ एज अ डेवलपर, अब श्योरिटी नहीं होती आपको स्टार्टिंग में भी, जितना आपने सोचा है उतना रिसोर्सेज सफिशिएंट रहेंगे, मे भी कई बार आपको लगे कि नहीं मुझे रिसोर्स ज्यादा चाहिए, नहीं मुझे कम में भी चलेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो एज अ डेवलपर, आप AWS पे जा सकते हो, वहां पे सपोज करते हैं आपकी एप्लीकेशन लिनक्स वाले किसी बॉक्स पे होस्ट करनी है, आप एक EC2 का इंस्टेंस रन करोगे, उस इंस्टेंस के अंदर अपना कोड डिप्लॉय करके बूट करके लॉन्च कर दोगे इंस्टेंस को, यूज करके देखोगे, सारी टेस्टिंग वगैरह करोगे, मे बी आपको 2 दिन में सारी टेस्टिंग हो जाती है, फिर आपको लगता है यार बेकार है, अभी कोई फायदा नहीं है मेरे को, इसको रख के इसको टर्मिनेट करवा दो, साफ हो गया सब, ना आपने खर्चा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ना आपको किसी आईटी वाले बंदे की जरूरत पड़ी कि इसमें इसको पब्लिकली एक्सेसिबल के लिए नेट चाहिए होता है, कि वर्चुअलाइज करना होता है, कि ये करना होता है, कि वो करना होता है, ठीक है। तो it provides a platform for developers to create unique customizable software. This means developers don't need to start from scratch when creating applications, और इससे उनका टाइम भी बचता है, और वो उस चीज पे फोकस करते हैं ना जो चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कोड लिखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, ठीक है। तो इसमें AWS वाले कहते भी हैं कि we do all the heavy lifting, you don't do any heavy lifting. heavy lifting मतलब वो सर्वर उठाना, लगाना, रैक माउंट करना, नेटवर्किंग करना, केबलिंग करवाना, वो सब आपकी सिरदर्द नहीं है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दोनों में, ठीक है। So it is a popular choice for business who want to create unique applications without spending a fortune or taking on all the responsibility. It's kind of like the difference between hiring a venue to put on a show versus building a venue. जैसे आपको घर पे कोई शादी वादी हो तो आप पैलेस वो हायर कर लेते हैं ना एक दिन के लिए, राइट। आजकल तो खैर वैसे वो भी जरूरत नहीं है ना। तो नहीं तो दूसरा ये है कि भैया नहीं हम जमीन खरीदेंगे, हम अपना बनाएंगे पूरा, तो वो डिफरेंस है, ठीक है। वेन्यू स्टेज द सेम बट व्हाट यू क्रिएट इन दैट स्पेस इज यूनिक, ठीक है। Characteristics, accessible by multiple users, scalable, you can choose from various tiers of resources to suit the size of your business. जब हम आगे EC2 में VMs भी रन करेंगे ना, तो आप वहां पे चूज करोगे, जैसे आप बोलोगे मुझे 4 GB रैम चाहिए, नहीं मुझे 8 GB रैम चाहिए, या मुझे SSD पे होस्ट करवाना है, नहीं मुझे हार्ड ड्राइव पे होस्ट करवाना है, ठीक है। तो ये आप बस क्लिक 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 करके अपने चूज कर सकते हो AWS कंसोल से और चीजें यूज कर सकते हो, एंड ये आपका वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे ही बिल्ड किया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि AWS वाले VMware नहीं यूज करते, ठीक है। So it is easy to run without extensive system administration knowledge. When to use PaaS, again कॉस्ट इफेक्टिव है, ये टाइम एफिशिएंट है, डेवलपर्स इसको कॉमनली यूज कर सकते हैं,
सो दैट वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे ध्यान दे, कोड पे ध्यान दे, ना कि सिक्योरिटी पैचेस और ओएस अपडेट्स और इन सब चीजों पे, ठीक है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड ब्रेन पावर विल गो इनटू क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग द ऐप। और ये सब आप बड़ी जल्दी कर सकते हो, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, आज आपने चलाया, अब आपको जरूरत नहीं है, मे बी बाय द एंड ऑफ द डे बंद कर दिया। So then comes software as a service. SaaS platforms make software available to users over the internet, usually for a monthly subscription fee. ठीक है, जैसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा था गूगल शीट्स का, या इवन ऑफिस 365 को भी देखोगे आप तो वो भी वही है। SaaS की डिलीवरी भी ओवर द इंटरनेट होती है, जस्ट लाइक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एडवांटेजेस, आपको कोई सॉफ्टवेयर, देखो आपको अगर गूगल शीट्स यूज करो तो क्या आपको इंस्टॉल करना पड़ता है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना एक्सेल की तरह आप इंस्टॉल करते हो, वो वेब ब्राउजर के थ्रू ही डिलीवर होता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। व्हेन यू लॉग इनटू योर अकाउंट ऑनलाइन, यू कैन यूजुअली एक्सेस सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी डिवाइस एनी टाइम एज लॉन्ग एज देयर इज इंटरनेट कनेक्शन। बट यही यहाँ पे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी हो जाता है कि अगर आप बोलो मैं गूगल शीट यूज करना चाहता हूँ, इंटरनेट नहीं है, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। Same goes for anyone else using the software. All your staff will have personalized logins suitable to their access level. You no longer need to engage an IT specialist to download the software onto multiple computers through your office or worry about keeping the software on every computer up to date. ठीक है, ये सारा का सारा आपका क्लाउड में ही होस्ट हो जाएगा। और मैंने ये क्लियर कर दी आपको बात, ऐसा मत सोचना कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए बैकएंड पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता है, वो लगता ही लगता है, ठीक है। सिर्फ ये कि सिंस देखो ऐसा होता है, कुछ चीजों के लिए आप जिम्मेदार होते हैं, कुछ चीजों के लिए कोई और जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो SaaS के कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। देखो ये यहाँ पे थ्योरी क्यों डाल रखी है मैं बताता हूँ, एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग से क्यों डाल रखे हैं, क्योंकि कई बार जब लोगों से थोड़े से डिफरेंसेस पूछे जाते हैं ना कि भाई इसमें और उसमें, इंटरव्यू में पूछ लिया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में डिफरेंस क्या है, तो फिर उनको नानी याद आए ना आए, सास जरूर याद आ जाती है। सो ऐसा ना हो, इसलिए आपको यहाँ पे SaaS के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े डिटेल्ड वे में समझा रखे, ठीक है। अगेन इट इज स्केलेबल, क्योंकि आप मंथली फीस के बेसिस पे इसे यूज करते हो। When to use SaaS? Again, it is ideal for all the different types of businesses जिनको एप्लीकेशन चलाने से मतलब होना चाहिए with minimal input, उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिहाइंड द सीन्स कैसे यूज होता है। जैसे आप आज की डेट में देखोगे, ईमेल आप यूज करते हो, ईमेल करते हो तो क्या करते हो, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है SaaS का। अगर आपको सपोज करो ऑन प्रेमिसेस करना हो, ये मैं एग्जांपल देके पूरा समझाता हूँ। अगर हम पूरी लेयर्स की बात करें ना ईमेल की, फिर मैं वापस इस स्लाइड पे आता हूँ। तो ईमेल करने के लिए अगर मुझे करना है सपोज, तो पहले तो मैं कुछ सर्वर्स खरीद के लाऊंगा, ठीक है, फिजिकल अपने HP डेल वेल किसी का, ठीक है, एक डब्बा लेके आऊंगा और वो लगाती है, ठीक है। उस डब्बे पे मैंने मान लेते हैं सपोज हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो हम VMware डाल देते हैं ताकि हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर सकें, ओके। देन हम विंडोज सर्वर डालेंगे, उसमें हम मे बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज डालेंगे, ठीक है। नेटवर्किंग भी करेंगे इसकी, इसको किसी स्विच से जोड़ूंगा, फिर राउटर से जोड़ूंगा या फायरवॉल से जोड़ के इंटरनेट से जोड़ूंगा, और फिर मैं इस पे अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज को कॉन्फ़िगर करके यूज कर लूंगा। अब विंडोज सर्वर के अपडेट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं, राइट। या मान लो इसके बायोस के अपडेट्स या इसकी बिजली की रिडंडेंसी रखना
या सारी चीजें ये मेरे को करना पड़ेगा। कंपेयर टू दिस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का बेनिफिट क्या है? You want to know that you will continue to send and receive emails without needing to fiddle with your email settings to or worry about updates. तो जैसे आप email यूज करते हो, आपने यूज करोगे ईमेल और यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि जीमेल वाले या याहू मेल वाले उसे कैसे होस्ट करके रखते हैं, कैसे चलाते हैं, राइट? Imagine if your email server went under because you forgot to update it and you went days without email. ये आज पॉसिबल नहीं है, राइट? यू कैनॉट से कि ओहो मेरा एक्सचेंज सर्वर डाउन है तो आप ऐसे कर लेना, मेरे को ईमेल की जगह मत भेजो ईमेल वगैरह या कुछ, राइट? सो if you use a SaaS platform to run your email inbox, कुछ डाउन होने के चांसेस बहुत कम है, और अगर कुछ हुआ भी तो ये सिरदर्द किसकी है? SaaS प्रोवाइडर की। आप बस उसका पे कर रहे हो मंथली, और इट्स ऑल्सो अबाउट पीस ऑफ माइंड, ठीक है? फॉर अच्छा ऋषिकेश का एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, फॉर ऑल द सर्विसेज वी पे मंथली बेसिस और डेली और वी कैन सेट अ पेमेंट मेथड। ये किस चीज के लिए पूछ रहे हो ऋषिकेश? मैं समझा नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही। ये AWS के लिए पूछ रहे हो या जैसे AWS का तो उसका मंथली बिल जनरेट होता है, ठीक है? ये मैं आपको AWS के कंसोल में दिखाऊंगा भी। तो ऑडियो नहीं आ रहा। ओके, सो आगे चलते हैं। सो मोटा मोटी ये जो क्लाउड कंसेप्ट है ये बड़े बिजनेस के लिए यूजफुल है, इंडिविजुअल के लिए नहीं। नहीं, ये ऐसा नहीं है यार, क्या बात कर। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरा कैपेसिटी नहीं है कि मेरे लैब के लिए मैं कोई सर्वर ले सकूं घर पे, जिसके ऊपर मैं GNS3 या EVE चला सकूं, सो क्या मैं क्लाउड पे जाके कर सकता हूँ? भले ही डिपेंड करता है। देखो वैसे क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्किंग पूछा है, हाँ हाँ अगर आप GCP पे जाओ ना तो आपको $300 वर्थ ऑफ क्रेडिट देते हैं साइन अप करने पे, बट थोड़ा आपको GCP पढ़ना पड़ेगा। ओके तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपना ईव यहाँ रन कर लेते हैं और काम खत्म कर देते हैं। अच्छा बट देखो क्या है, आप जो जिस चीज की आप बात कर रहे हो ना वो CPU इंटेंसिव है ऑलरेडी, राइट रैम इंटेंसिव है। हाँ आप ऐसी मशीन खरीद के देख लो, आपके 1.5-2 लाख रुपए बड़े प्यार से लगते हैं, वही बोल रहा हूँ सर। ठीक है? अब आप अगर उसी चीज को सपोज करते हैं आपने लैब करनी, देखो इसका पर्पस क्या है, एक चीज समझना है यहाँ पे। हम ये नहीं कह रहे कि आप अगर किसको कंपेयर करोगे, मैं बताता हूँ। सपोज आप इस चीज को सिर्फ लैब के लिए यूज करना चाहोगे ना, ठीक है? कुछ कुछ जगहों पे कि आपने पावर ऑन किया, जो भी आपका CPU इंटेंसिव GNS या ये वो है वो आपने चलाया और बाद में बंद कर दिया, तो स्टिल अगर आप उसको अपफ्रंट कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे ना तो वो सस्ता पड़ेगा। बट अगर आप चला के छोड़ना चाहते तो फिर लैपटॉप खरीदने में ही फायदा है। राइट तभी तो मैं कह रहा था, देखो मैंने आपसे क्या कहा था पीछे
ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लाउड इज बेनिफिशियल फॉर एवरीथिंग, क्योंकि कई बार कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेडिशनल अप्रोच भी पड़ती है, बट उसमें कुछ चीजों के लिए चैलेंजेस है ना, जैसे यहाँ पे आपने जो बंद कर दिया, मेरा यूज हो गया, मैंने बंद कर दिया का मतलब मीन्स, क्योंकि जो मैंने लैब किया है वो नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऑन करूंगा या नेक्स्ट टाइम डालूंगा तब वही आएगा या पूरा स्क्रैच से बंद हो जाएगा वो? ये अब पूरा डिस्कशन ना उधर चला जाएगा। हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्किंग लैब यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है सर। तो मतलब पूरा 2 घंटे की ट्रेनिंग चल सकती है उसकी। नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट आप एक्सप्लोर करके देखो, इसको मिल जाएंगे आपको, कई लोगों ने बिल्कुल। इसका ब्लॉग्स वगैरह लिख रखे हैं। ओके सर, थैंक यू। तो ये हमने डिस्कस कर ही दिया कि कंपैरिजन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल, कई बार लोग मजाक में ये भी लेते हैं, वैसे मैं बताऊं तो ये मैंने भी लॉकडाउन में देखा है क्या। मैं उसके बाद लोगों को एग्जांपल दे रहा था, वैसे पिज्जा की बात नहीं करेंगे, ठीक है, बट मेरे घर पे, ठीक है, वैसे ये कई घरों पे हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोगों ने घर पे केक बनाने शुरू कर दिए, है ना। तो शुरू में तो मेरे घर पे वाइफ वगैरह कई लोग बड़े खुशी खुशी, अरे हम केक बना रहे हैं खुद, तो उन्होंने सारा तामझाम इकट्ठा कर दिया ना, यू नो, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, केक के लिए जो भी टिन लाना था उन्होंने, कुछ और किचन के टूल्स, कुछ मेजरिंग कप्स, ये वो, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर आप इसी को कंपेयर करो, ये हो गया ऑन प्रेमिसेस, ठीक है, केक बनाना है, ओवन भी लाना है, ठीक है, ओवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खरीद के लाओगे, ये भी अपफ्रंट कॉस्ट बढ़ रही है ना। दूसरा क्या है, आप जाओ दुकान पे केक खरीद के लाओ, यू डोंट केयर उसने ओवन किसका लगाया था, राइट, दैट्स फैस्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे वैसे अगर मैं अब के लॉकडाउन की बात करूं तो अब मेरे घर पे भी लोग तंग हो गए हैं, किस चीज से, ऑन प्रेमिसेस काम करके। और यू नो वेरियस डिशेस, पिछले लॉकडाउन में तो बड़ी अलग अलग डिशेस डल रही थी, बन रही थी, स्टेटस में भी डाल रहे थे लोग। अब थोड़ा कम हो गया हो, तो जैसे पिज्जा खाना है आपको, ठीक है, तो पिज्जा बनाने के लिए आपको सारा कुछ देखना पड़ेगा, है ना, सॉसेस चाहिए, टॉपिंग्स चाहिए, ओवन चाहिए। पॉसिबल वेज क्या है, एक है हमारे पास ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस, ठीक है, जो मैं घर पे एग्जांपल बात कर रहा था कि इसमें चीज चाहिए, टॉपिंग्स चाहिए, सॉस चाहिए, पिज्जा बेस चाहिए, फायर, ओवन, इलेक्ट्रिक गैस, सोडा, डाइनिंग टेबल, ये सारा घर पे बनाने वाली बात। दूसरा क्या है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज करें, कुछ चीजें, चीज बना बनाया, टॉपिंग्स, सॉस, पिज्जा डो, ये ले आए कहाँ से, बाहर से, ठीक है, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके बाद हम अपने ओवन में बना दें उसे, ठीक है। पर घर पे बना रहे हैं तो सोडा, डाइनिंग टेबल हम भी जिम्मेदार हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये है कि भैया आप क्या करो, आप पिज्जा डिलीवर करवा लो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के लिए और डाइनिंग टेबल के लिए आप स्टिल जिम्मेदार हो, राइट। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये है भाई, आप जाओ डोमिनोज या पिज्जा हट वालों के पास और वहां बैठ के खा लो, उन्हीं का टेबल, उन्हीं का कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ उन्हीं का, ठीक है। तो ये है आपके एग्जांपल्स, ठीक है, ये हम कल करते हैं क्योंकि ये थोड़ा फिर अधूरा सा टॉपिक छूट जाएगा। बाकी कोई डाउट्स हैं आपके तो बताओ, वरना एंड करते हैं।